Morning. So good morning, everyone. Yeah. So good morning, everyone. So आ जाओ सब फटाफट. Let us start our session. अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो. यहाँ पे कमेंट करके मेंशन कर दो कौन कौन आ चुका ऑलरेडी. जस्ट अपन 20 से 25 सेकंड वेट करेंगे फॉर मोर टू कम एंड देन विल स्टार्ट आवर सेशन. तो कमेंट करके बता दो यहाँ पे कौन कौन ऑलरेडी आ चुका है. हु हैव ऑलरेडी कम. आज जो स्टैंडर्ड्स अपन करने वाले हैं ना, तो ये पार्टिकुलरली दोनों ही लेवल्स में काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब सीए इंटर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल में बोल सकते हो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट सीए फाइनल में भी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप देखोगे कि सीए फाइनल में इन टॉपिक से ही आपको 10 नंबर तक का वेटेज देखने को मिल गया. यू नेवर नो. ठीक है. तो इंस्टीट्यूट को कभी भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज अपने सिलेबस का पार्ट है. तो ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल. ठीक है. ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले ऐसे 200 की सीरीज में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स, दैट इज ऐसे 200, 210, 230, एंड उसके बाद ऐसे 300 के सीरीज में अपन जाएंगे, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ऐसे 200 सीरीज के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले ऐसे 200 किस चीज की बात करता है सर? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करता है कि हमारे ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारे ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर ऐसे 210 बात करता है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ऐसे 210 बात करता है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. और ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की. और ये जो तीन स्टैंडर्ड्स आप ये समझ लो कि लॉजिकली इट फॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. कि ऐसे 200 क्या बताता है? हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बताता है, हमें हमारे ऑडिट का लक्ष्य बताता है. ऐसे 200 बात करता है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की. तो सबसे पहले ऐसे 200 इट टॉक्स अबाउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ओके. तो बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है. ऐसे 200 दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताना कि ऐसे 200 के अकॉर्डिंग हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑडिट ऐसे 200 के अकॉर्डिंग. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये रिपोर्ट करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव है ये रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. हमें बेसिकली क्या करना है सर? रीजनेबल एश्योरेंस देना है. हमें बेसिकली क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. तो अपने को क्या रिपोर्ट करना है? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. एंड बेसिकली अपने को क्या करना है सर? रीजनेबल एश्योरेंस देना है. और याद रखिएगा हमारा जो ओपिनियन है वो करंट सेट ऑफ अफेयर्स के ऊपर होता है. हमारा जो ओपिनियन है वो कभी भी एश्योरेंस नहीं होता अबाउट द फ्यूचर वैबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज. हमारा जो ओपिनियन है सर वो कभी भी क्या नहीं होता? एश्योरेंस नहीं होता रिगार्डिंग द फ्यूचर वैबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज. तो ये 2 से 3 बेसिक बातें ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव में लिखी हुई हैं. फिर उसके बाद अगर बात करें ऐसे 200 के अकॉर्डिंग ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्या क्या है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200. तो अगर अपन ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सर? सबसे पहले आता है एथिकल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तीसरा आता है प्रोफेशनल जजमेंट. चौथा आता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड पांचवा आता है कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रेलेवेंट फॉर ऑडिट. एक आप इसको याद कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू रिमेंबर इट? रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200, हाउ कैन यू रिमेंबर इट? तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले अगर हम बात करें एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर क्या हो गया सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. फिर क्या हो गया? प्रोफेशनल जजमेंट. तो आप इसको याद कैसे करके चल सकते हो? यू कैन रिमेंबर इट एज ईपीएस. कैसे याद करोगे बेटा? ईपीएस. कैसे याद करोगे? ईपीएस. तो ईपीएस का मतलब क्या हो गया? ईपीएस का मतलब हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट्स, देन पी से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पी से प्रोफेशनल जजमेंट, एंड फाइनली वी हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. तो यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200 क्या हो गया? ईपीएस.
तो ई से अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स, P से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, P से प्रोफेशनल जजमेंट, देन S से साई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड S से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको पता ही है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है सर, OIPCC। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है OIPCC, यानी ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, इंटीग्रिटी की बात हो रही है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है, और केयर यानी कि ड्यू केयर की बात हो रही है। तो इन 5 चीजों की बात हो रही है एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद अपन बात करें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, हमेशा अलर्ट रहना। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, वो आपका एक मेंटल एटीट्यूड है। वो आपका क्या है सर, एक मेंटल एटीट्यूड है कि आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स ऑल द सर्कमस्टेंसेस, है ना। मैनेजमेंट आपको सामने से जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यार यू शुड बी अलर्ट अबाउट इट कि यार देख के पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट जेरोक्स है, तो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो वो आपका अलर्टनेस आपको दिखाना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करें तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया, इट इज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर दैट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चनिंग माइंड। आप अलर्ट रह रहे हो टू पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड्स और एरर्स, और आपने क्या करना है सर, क्रिटिकली असेस करके चलना है ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करोगे तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को ओवरलुक करोगे, आप किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को ओवरलुक नहीं करोगे। यू विल नॉट ओवरलुक एनी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। जैसे कि आपको फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट दिए गए, लेकिन क्योंकि आपने स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया, आपने उस सर्कमस्टेंस को ओवरलुक नहीं करा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है जो नीचे मैंने दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने क्या देखा सर कि आग लगी है। आपने देखा कि आग लगी है, 2 महीने तक कंपनी के ऑपरेशंस बंद थे, 2 महीने तक कंपनी के ऑपरेशंस बंद थे और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो आग लगी है, एक तरफ तो आप कह रही है कंपनी के ऑपरेशंस बंद है, और दूसरी तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब दैट इज ए अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इससे ओवरलुक नहीं करोगे, आप इसको एग्जामिन करके चलोगे, एडिशनल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा के चलोगे। तो स्केप्टिसिज्म से रिस्क रिड्यूस हो जाएगा ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, या ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन्स, या फिर ड्रॉइंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस। उसके बाद सर प्रोफेशनल जजमेंट, तो अपने को हर जगह क्या लगाना पड़ता है सर, अपना जजमेंट लगाना पड़ता है। चाहे अपन प्लानिंग स्टेज की बात करें, चाहे अपन एविडेंसेस लेने की बात करें, चाहे अपन रिपोर्टिंग स्टेज की बात करें, हर जगह अपने को जजमेंट लगाना पड़ता है। फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कि सर अपने को क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करके चलना है। बिना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन किए अपन कंक्लूजन फॉर्म नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, वो एविडेंसेस जो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करेगा, वो एविडेंसेस जो ऑडिटर क्या करने वाला है सर, डायरेक्टली ऑब्टेन करने वाला है, ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, is going to be more persuasive than the evidences obtained via someone else. एंड फाइनली कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कि हमें क्या करना है सर, ऐसे के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करके चलना है। और अगर किसी भी कारण से आप किसी ऐसे के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसके जो रीजंस हैं, जो डिपार्चर्स हैं, उसके बारे में आपको अपने रिपोर्ट में बता के चलना होता है। उसके बाद ऐसे 200 क्या बोलता था सर कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस देने का है, अपन रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। मगर इसके कारण क्या है, इसके कारण है कि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो ऐसे 200 बताता है कि व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से आप कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। तो यहां पे 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस है, याद कैसे करोगे? ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस, कैसे याद रखोगे? ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस, कैसे याद रखोगे बेटा? ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस, ठीक है ना। ऑडिटर इज ए फैट मैन हैविंग अदर लिमिटेशंस, ओके सर। यानी F फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन A फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, T फॉर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड देन वी हैव O फॉर अदर लिमिटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सर एक चीज समझना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है सर? मैनेजमेंट का काम है। और जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो उसके अंदर जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है। तो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस, उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन डिजाइन करता है सर? मैनेजमेंट डिजाइन करता है। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। एंड दोज आर द रीजंस कि बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगली चीज है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। साहब हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में भी कुछ कमी है, खाली नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कमी निकालने से काम नहीं चलेगा, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में भी कुछ कमी है, हमें मान के चलना पड़ेगा। कमी क्या है सर?
कमी यह है कि हमारे काम में प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी लगी हैं और लीगल लिमिटेशंस भी लगी हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी लगी हैं, लीगल लिमिटेशंस भी लगी हैं। एक तो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी है सर, देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, वी कैन नॉट डू 100% टेस्टिंग। एंड दूसरे लीगल लिमिटेशंस भी है दैट वी कैन नॉट फोर्सफुली एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। अगर क्लाइंट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट नहीं देगा तो यार डिस्क्लेमर दे सकते हैं, विड्रॉ करके जा सकते हैं, बट हम फोर्स नहीं कर सकते, क्लाइंट को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको डॉक्यूमेंट्स देना ही होगा। अपने पास पुलिस ऑफिसर वाले पास नहीं है, अपने पास सर्च एंड सीजर वाले पास नहीं है। उसके बाद वी हैव टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो पार्टिकुलरली इसमें क्या है सर कि हम अगर बात करें तो अगेन व्हाट वी हैव टू से इज कि एक चीज समझना, लॉजिकली समझना कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि यार पार्टिकुलरली आप अगर जो कॉस्ट इंकर कर रहे हो, आप जो कॉस्ट इंकर कर रहे हो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में, हो सकता है कि उससे उतना बेनिफिट डिराइव ना हो सकता है कि उससे उतना बेनिफिट डिराइव ना हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कॉस्ट ज्यादा इंकर हो रहा है आप किसी ऑडिट प्रोसीजर को ऑमिट कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर किसी चीज में टाइम ज्यादा लग रही है तो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को ऑमिट कर दोगे। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपका जो ऑफिस है, आपका जो दफ्तर है वो मुंबई में है और लेट अस से मुंबई में चर्च गेट साइड में है। क्लाइंट का जो स्टोर हाउस है वो है लेट अस से पुणे में, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्लाइंट कराता है वो पुणे में कराता है अपने वेयर हाउस में। तो आप ये नहीं बोल सकते साहब कि पुणे में जाना मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, तो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को ऑमिट कर दूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी ए वैलिड एक्सक्यूज, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए वैलिड एक्सक्यूज फॉर यू। एंड फाइनली वी हैव अदर लिमिटेशंस। फाइनली क्या सर, वी हैव अदर लिमिटेशंस। अपनी कुछ और लिमिटेशंस भी हैं, है ना, अपनी कुछ और लिमिटेशंस भी हैं। अब ये जो अदर लिमिटेशंस वाला एरिया सर ये इंपॉर्टेंट है कि अदर लिमिटेशंस में क्या क्या आएगा। तो ये 4 लिमिटेशंस अदर लिमिटेशंस में आती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। अदर लिमिटेशंस, सबसे पहले फ्रॉड। तो अगर हम बात करें फ्रॉड की, तो साहब अगर फ्रॉड किया गया है सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा तो दैट इज ए मेजर लिमिटेशन इन आवर ऑडिट। वैसे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा एंटर की गई है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ मिलकर बदमाशी की गई है तो वैसे चीजों को भी पकड़ना मुश्किल है। तीसरी चीज है नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। अब लॉजिकल सी चीज सोच के देखो, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन जनरली कौन करता है साहब, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी वाले लोग करते हैं। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी वाले लोग नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन करेंगे, जानबूझ के करेंगे, उसे कंसील करने की भी कोशिश करेंगे, सो दैट इज वाई उस चीज को भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। एंड चौथी चीज, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। तो साहब यहां पे किसकी बात हो रही है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस की बात हो रही है। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस की बात हो रही है। हमारे लिए यह प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि 2 दिन बाद क्या होगा, तो भविष्य में एंटिटी का क्या होगा, फ्यूचर में एंटिटी अपना बिजनेस कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, इस चीज के ऊपर असर्शन देना बहुत मुश्किल है। तो पार्टिकुलरली फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, यहां भी हमारे लिए रिस्क असेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, यानी ऐसे 570। तो अदर लिमिटेशंस के अंदर आप देखोगे तो एक ऐसे 240 का एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऐसे 550 का एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऐसे 250 का एग्जांपल दिया हुआ है अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, और एक ऐसे 570 का एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। सो काफी सिंपल है ये एक क्वेश्चन, इसका डिस्कशन ऑलरेडी मैंने साथ साथ ही आपके साथ कर लिया है। तो ये कि अपना ऐसे 200 के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद बात करें अगर, तो ऐसे 200 हो गया, ठीक है। अब ऐसे 200 के बाद ऐसे 210 दैट इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब साहब लॉजिकली एक चीज सोचना और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब तुम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो तो तुम क्लाइंट के पास जाओगे और क्लाइंट को बोलोगे क्लाइंट 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 मेरे को ऑडिट दे देना, या फिर क्लाइंट तुम्हें ऑफर देगा। लॉजिकली सोच के बताओ, तुम क्लाइंट के पास जाओगे या क्लाइंट तुम्हें ऑफर देगा, बताओ क्या होगा। थ्योरेटिकली क्या होगा, चलो प्रैक्टिकली छोड़ो, थ्योरेटिकली क्या होगा, तुम क्लाइंट के पास जाओगे या क्लाइंट तुम्हें ऑफर देगा। सर क्लाइंट हमको ऑफर देगा, हम क्यों जाएंगे क्लाइंट के पास, बिल्कुल सही बात है। अब जब क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा और तुमको ऑफर देगा कि ऑडिटर साहब प्लीज ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, तो एक बार में ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे या कुछ नखरे वखरे दिखाओगे। अरे सर इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की है, एक बार में ऑडिट एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कुछ तो नखरे वगैरह दिखाना बनता है। तो जब क्लाइंट आपको ऑफर देगा ना तो आप कुछ नखरे दिखाओगे और उन नखरों को बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट।
इसका मतलब आप कुछ कंडीशंस इंपोज करोगे, और इसको प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट भी बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट भी बोला जाता है। अब ये कंडीशंस कौन सी हैं, या प्रीमाइज ऑफ ऑडिट क्या क्या है? सबसे पहले ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप डिटरमाइन करोगे कि जो एफआरएफ मैनेजमेंट यूज करने वाला है, जो एफआरएफ मैनेजमेंट यूज कर रहा है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन करोगे कि जो एफआरएफ मैनेजमेंट यूज कर रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। ठीक है जी, आपने डिटरमाइन कर लिया अपनी तरफ से कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अब आप मैनेजमेंट से चीजें राइटिंग में लोगे। अब आप मैनेजमेंट से चीजें राइटिंग में लोगे, आप मैनेजमेंट को बोलोगे, ओ मैनेजमेंट, तुम प्लीज मुझे रिटर्न में लिख के दो, तुम प्लीज मुझे रिटर्न में लिख के दो, एक एक्नॉलेजमेंट दो कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हो। अब मैनेजमेंट पूछेगा, अच्छा ऑडिटर साहब, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? बोलो देखो, तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना तुम्हारा काम है, यानी मैनेजमेंट का काम है। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से डिजाइन करना इन ए मैनर दैट इट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये भी तुम्हारा काम है। बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब ऑडिट करने आएंगे तो तुम हमें एक्सेस प्रोवाइड करोगे, तुम हमें बुक्स का एक्सेस दोगे, और हमें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जिससे भी मिलना है तुम हमें उनसे मिलने का एक्सेस दोगे, तुम हमें मना नहीं करोगे। तो तीन चीजें अपन मैनेजमेंट से राइटिंग में लिख के ले लेंगे। अपन ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है रिगार्डिंग preparation of financial statements as per financial reporting framework. Okay sir, for such internal control system, as management may determine that it is necessary to enable preparation of financial statements that are free from material misstatements due to frauds or errors, and to provide the auditors with the access to the books of accounts, additional information and unrestricted access to the persons within the entity. अब साहब ये जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, अपने को क्या डिटरमाइन करना है कि जो एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। कैसे डिटरमाइन करेंगे? एप्लीकेबल एफआरएफ कौन कौन से फैक्टर्स में डिपेंड कर सकता है? तो ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द एंटिटी, अपॉन द नेचर ऑफ द एंटिटी, है ना। एंटिटी का नेचर क्या है साहब? ये डिपेंड करेगा पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड दिस विल आल्सो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रेगुलेशन, है ना। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी का एफआरएफ अलग हो सकता है, किसी दूसरी एंटिटी का अलग हो सकता है, लॉ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एफआरएफ कैन चेंज। तो एप्लीकेबल एफआरएफ विल डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। अच्छा मान के चलो मैंने भी ऑडिट एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने मेरे काम में लिमिटेशन लगा दिया है। मैंने भी ऑडिट एक्सेप्ट किया ही नहीं है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने मेरे काम में लिमिटेशन लगा दिया है। अब मैं क्या करूं? तो यार मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया भी नहीं है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मेरे काम में लिमिटेशन लगा दिया गया है। मतलब तुमने भी शादी की भी नहीं है और शादी करने से पहले ही तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, शादी के बाद ये नहीं करना, शादी के बाद वो नहीं करना, शादी के बाद ऐसा नहीं करना, वैसा मत करना। तो तुम क्या बोलोगे? शादी गया बाहर में, शादी करूंगा ही नहीं, ऐसे ही बोलोगे ना। तो अगर ऑडिट करने से पहले भी तुम्हारे काम में मेजर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं और तुमको लग रहा है कि अगर मैं ऑडिट कंटिन्यू भी करूं, एक्सेप्ट भी करूं, तो आगे चल के मेरे को डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे? ऑडिट गया बाहर में, मैं तो ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं अनलेस इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम लॉ रेगुलेशन। तो इफ मैनेजमेंट इंपोजेस अ लिमिटेशन such that the limitation will result in disclaiming opinion on financial statements, the auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by the law or regulation. शादी में भी यही चीज होता है ना। अगर दादाजी बोल रहे हैं, दादाजी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो ठीक है, करना पड़ेगा, बट अदर देन दैट मैं शादी नहीं करूंगा। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। अब साहब जैसे ही मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त मैं क्या करूंगा? मैं अपने क्लाइंट के साथ एक एंगेजमेंट लेटर एंटर करूंगा ताकि भविष्य में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यह एंगेजमेंट लेटर बनाएगा कौन? ऑडिटर। और बनाकर किसको भेजेगा? अपने क्लाइंट को, ताकि भविष्य में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और इस एंगेजमेंट लेटर में होगा क्या क्या? तो सारी बेसिक चीजें होंगी ऑडिट की, सारी बेसिक चीजें होंगी ऑडिट की। सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा सर? एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एएफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है, एएफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें अपन एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, आगे चल के कल को कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बोल के सब कुछ आजकल साहब एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिट का, स्कोप क्या होगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, कि हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या होगा, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे? कि देखो जी नॉर्मली दिस इज द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो भी एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट होएगा, बट हो सकता है देयर माइट बी सर्कमस्टेंसेस कि द एक्चुअल रिपोर्ट फॉर्म माइट डिफर फ्रॉम दिस।
तो नॉर्मली एंगेजमेंट लेटर एंटर करते वक्त मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग बताऊंगा, बट साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी दूंगा कि भाई देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस कि एक्चुअल फॉर्म माइट डिफर फ्रॉम दिस, कि आगे चल के क्लाइंट लड़ाई झगड़ा ना करे कि साहब आपने तो ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया था उसमें की ऑडिट मैटर्स की चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो, ये की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करेंगे, की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करेंगे। तो भाई हम एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट द एक्चुअल फॉर्म माइट डिफर फ्रॉम दिस फॉर्म। ओके सर। अब इसके ऊपर देखना एक क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर देखना एक क्वेश्चन भी है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द एंगेजमेंट लेटर एंटर्ड बाय द ऑडिटर contains the details on objective and scope of audit. Okay sir. Responsibilities of auditor and identification of applicable FRF. ठीक है जी. It also contains the reference to expected form and content of report. Okay sir. In your opinion, what is the discrepancy in the engagement letter? In your opinion, what is the discrepancy in the engagement letter entered? तो सबसे पहले तो ऐसे 210 के हिसाब से आपका जो एंगेजमेंट लेटर है उसके सारे कंटेंट्स बता दीजिए। अब यहां पे ये पूछा गया है कि साहब एंगेजमेंट लेटर में डिस्क्रिपेंसी कहां है, तो यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर भी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ भी है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट भी है, मगर क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो दैट इज द डिस्क्रिपेंसी इन द एंगेजमेंट लेटर कि यहां पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने एंगेजमेंट लेटर के अंदर नहीं लिखा है और अपने को मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक सवाल आता है, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, पहली बार तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी, पहला प्यार तो हो गया, पहली बार तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब जब रैकरिंग ऑडिट की बात आएगी, मतलब रैकरिंग ऑडिट की बात आएगी, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन पहला ऑडिट खत्म, फिर दूसरा ऑडिट में मेरे को एक्सेप्ट करना है, फिर दूसरा ऑडिट का टेन्योर खत्म, फिर तीसरा ऑडिट मेरे को एक्सेप्ट करना है। तो जब रैकरिंग ऑडिट की बात आएगी तो मेरे को यह असेस करना पड़ेगा क्या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हैं क्या जिसकी वजह से मेरे को टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने की जरूरत है। तो मेरे को यह असेस करना पड़ेगा क्या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हैं क्या जिसकी वजह से मेरे को ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने की जरूरत है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा, मान लो यहां पे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ऑडिटर साहब वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ऑडिटर साहब वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी कर लेते हैं, फीस भरा दो। ऑप्शन नंबर 2, नहीं जी हम तो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे जी, ऐसे कैसे आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज कर लोगे, हम तो विड्रॉ करके जा रहे हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3, रीजन समझोगे, क्लाइंट से पूछोगे क्या कारण है, किस वजह से आप रिवाइज कर रहे हो, और जो न्यू टर्म्स हैं क्या उससे आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्या आपके लेवल ऑफ एश्योरेंस में फर्क पड़ने वाला है क्या, आपका क्या काम है रिजनेबल एश्योरेंस देना, तो जो रिवाइज टर्म्स हैं उसकी वजह से आपके एश्योरेंस लेवल में कुछ इफेक्ट आने वाला है क्या, विच इज द मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन, द लास्ट वन। क्या आप एक तो क्लाइंट उसका रीजन पूछोगे और ये देखोगे कि भाई उससे एश्योरेंस का लेवल कम हो रहा है क्या। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट जिस डॉक्यूमेंट को देने के लिए मना कर रहा है, आपको एनीवेज ऑडिट के लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है, उससे आपके एश्योरेंस लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ठीक है यार। तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि अगर क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो ऑडिटर कंसीडर करेगा वेदर द प्रपोज चेंज ऑफ एंगेजमेंट विल प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अगर प्रपोज टर्म्स प्रोवाइड करेगा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस तो ऑडिटर एग्री नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे। ऑडिटर एग्री नहीं करेगा साहब अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट क्या दे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे, यानी आरजे दे। और अगर मैनेजमेंट रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, मतलब मेरा एश्योरेंस का लेवल भी कम हो रहा है, और मैनेजमेंट रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, ठीक है ना, तब इन दैट सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, इन दैट सिचुएशन में बोलूंगा कि भैया और ये ऑडिट गया बाहर में। मैं क्या बोलूंगा, ऑडिट गया बाहर में, मैं तो जा रहा हूं, टाटा बाय बाय सी यू, टाटा बाय बाय सी यू। यानी ही विल विथड्रॉ इफ लीगली परमिसेबल, ही विल विथड्रॉ इफ लीगली परमिसेबल, ही विल विथड्रॉ इफ लीगली परमिसेबल, एंड ऑल्सो कंसिडर द नीड ऑब्लिगेशन to report the circumstances which compelled him to withdraw to the board of directors or shareholders or regulatory authorities. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ओल्ड सिलेबस के अंदर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, बोथ इन सीए फाइनल एंड सीए इंटर। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जब आपको क्या करना पड़ सकता है सर, ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करना पड़ सकता है। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है ना, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे।
तो साहब लॉजिकल सी चीज है। आपने रतन टाटा को देख के, अब चलो रतन टाटा जी तो वहां पे नहीं रहे तो उनका एग्जांपल पार्टिकुलरली सही नहीं रहेगा, मान लो आपने अंबानी साहब को देखकर रिलायंस मॉडेल एक्सेप्ट किया था, ठीक है जी, आपने अंबानी साहब को देखकर रिलायंस मॉडेल एक्सेप्ट किया था। अब आपने देखा कि सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस आ गए हैं और अंबानी साहब की जगह दाऊद हैज टेकन ओवर रिलायंस, यानी सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस है। तो आपको क्या करना पड़ सकता है सर? एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ सकता है। या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस है, आपने तो एप्लीकेबल एफआरएफ लिखा था ना कॉन्ट्रैक्ट लेटर में, एंगेजमेंट लेटर में, तो वहां आपको रिविजन करने पड़ सकते हैं। या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस है, वहां आपको रिविजन करने पड़ सकते हैं। यानी जब भी कुछ मेजर बदलाव है ऑडिट में तो आपको उस कारण से क्या करना पड़ सकता है? एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ सकता है। जैसे कि चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात है, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, या फिर अगर ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज है, चेंज नहीं सिग्निफिकेंट चेंज है, ये ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज है, किसी दूसरी कंपनी ने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, सिग्निफिकेंट चेंज है ओनरशिप में, आपको रिवाइज करना पड़ सकता है। नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी में सिग्निफिकेंट चेंज है, प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा। रिवाइज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, लॉ की रिक्वायरमेंट में चेंजेस है। तो ये सारे वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो साहब? एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर सकते हो। एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यस धीरज, सब कुछ होगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर एश्योरेंस, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। अब देखना यहां पे क्या बोला है। मान लीजिए शुरू में आपने जो एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया था वो ऑडिट का किया था, अब आप ऑडिट कर रहे हो, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। आप ऑडिट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, सिचुएशन ध्यान से सुनना। आप ऑडिट कर रहे हो, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि आप ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते, क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट किया, सुनो ना, अरे सुनना ऑडिटर, सुनना, एक काम करना, ऑडिट असाइनमेंट छोड़, तू रिव्यू का काम ले ले, तू मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर दे, रिव्यू रिपोर्ट इश्यू कर दे, तू मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर दे, रिव्यू रिपोर्ट इश्यू कर दे, या तू एक काम कर, रिलेटेड सर्विस का काम ले ले। कौन सा काम ले ले? रिलेटेड सर्विस का काम ले ले। मान ले फिजिकल वेरिफिकेशन का इन्वेंट्री कर दे और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर दे मेरे बिहाफ पे, और उसका रिपोर्ट इश्यू कर दे। यानी पहले आपने एंगेजमेंट कौन सा एक्सेप्ट किया था? ऑडिट का। अब क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं to change the assignment to another assignment that is conveying you a lower level of assurance, because audit में क्या मिलता है साहब? ऑडिट में आप देते हो रिजनेबल एश्योरेंस, जबकि रिव्यू में आप क्या देते हो? लिमिटेड एश्योरेंस। और जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज होते हैं उनमें तो आप एश्योरेंस देते ही नहीं हो। तो अब आप क्या करोगे? बोला सबसे पहले आप देखोगे आरजे है कि नहीं है, सबसे पहले आप देखोगे आरजे है कि नहीं है, रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। अगर रिजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो आप क्लाइंट का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो। You might accept the new engagement that is conveying a lower level of assurance. मगर अब लॉजिकली एक चीज सोचो, अब पहले आप ऑडिट कर रहे थे, अब आपने रिव्यू वाला असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अब आप क्या इशू करोगे सर? रिव्यू रिपोर्ट इशू करोगे। तो अब यहां पे क्या बोला गया है? देखो, पार्टिकुलरली आपने ऑडिट करते वक्त जो भी 2-3 महीने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, दैट विल बी रेलिवेंट फॉर यू इन द रिव्यू असाइनमेंट एज वेल, क्वाइट लॉजिकल। लेकिन आप जब रिव्यू का रिपोर्ट इशू करोगे ना, आप उसमें कहीं भी ऑडिट का रेफरेंस नहीं दोगे। आप जब रिव्यू का रिपोर्ट इशू करोगे ना, तो आप उसमें कहीं भी ऑडिट प्रोसीजर्स का रेफरेंस नहीं दोगे, वरना यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये ऑडिट कर रहा है कि रिव्यू कर रहा है। तो बोला ठीक है, तुम ऑडिट कर रहे थे वो पुरानी बात है, तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उसका तुम नॉलेज यूज करोगे, दैट्स योर विश। बट जब तुम रिव्यू रिपोर्ट इशू करोगे तब तुम ऑडिट का रेफरेंस नहीं दोगे, या जो प्रोसीजर्स तुमने ऑडिट में परफॉर्म किए हैं उसका रेफरेंस नहीं दोगे, वरना यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। और इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। क्योंकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या होता है? मैनेजमेंट आपको जैसा बोलता है आप वैसा करते हो, और रिपोर्ट भी आप मैनेजमेंट को इश्यू करते हो। तो मैनेजमेंट आपको जैसा बोलता है आप वैसा करते हो, रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को इश्यू करते हो। तो अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है और मैनेजमेंट ही आपको बोल रहा है कि भाई ऑडिट का भी रेफरेंस दे देना, तो आपको क्या दिक्कत है? लॉजिकली समझो। सो दैट इज वाई बोला कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स इज एन एक्सेप्शन,
बट उसके अलावा अगर आप पहले ऑडिट का असाइनमेंट कर रहे थे, फिर आपने क्या किया, रिव्यू या रिलेटेड सर्विस का असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कोई भी ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया जिसमें एश्योरेंस का लेवल कम है, तो आप देखना आरजे है कि नहीं है। अगर आरजे है तो एक्सेप्ट कर लेना, बट रिपोर्ट इशू करते वक्त ऑडिट या ऑडिट प्रोसीजर्स का रेफरेंस मत देना। जो भी ओरिजिनल असाइनमेंट आपने एक्सेप्ट किया था उसका रेफरेंस मत देना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है ऐसे 210 के अंदर, कि अगर मान लो कभी भी ऐसा होता है दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लॉ, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लॉ, ठीक है जी। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है अगर एफआरएफ एंड लॉ के बीच, तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और उसके बारे में एडिशनल डिस्क्लोजर्स देकर उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करो। और अगर एडिशनल डिस्क्लोजर्स देकर भी काम नहीं चलता तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो एज पर एसएस 705। अगर एडिशनल डिस्क्लोजर्स देकर भी काम नहीं चलता तो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो एज पर एसएस 705। तो ये हो गया अपना ऐसे 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वेरी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड। ठीक है जी।